अ, नमस्कार दोस्तों। चलिए, आज की इस वीडियो सीरीज के अंदर आप तमाम साथियों का स्वागत करते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ये जो पॉलिटिकल साइंस की जो सीरीज हमारी बहुत लंबी सीरीज चलने वाली है, और शायद ही सभी जो पहलू है पॉलिटिकल साइंस के, जितने भी पहलू बनते हैं, जितने भी इसके जो हमारे पार्ट्स बनते हैं, उनको सभी को टच करने की हम इस वीडियो सीरीज के अंदर सभी पहलुओं को मतलब कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। राजनीतिक सिद्धांत। आज की इस वीडियो के अंदर हमारा विषय राजनीतिक सिद्धांत का जो पतन है, आज की इस वीडियो का हमारा विषय रहने वाला है। हमें पता है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है, राजनीतिक सिद्धांत इस बात को परिभाषित करता है कि राज्य और व्यक्ति के बीच क्या संबंध रहने चाहिए। राजनीतिक चिंतन क्या होता है, राजनीतिक दर्शन क्या होता है, इसके बारे में हमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर क्या है अच्छे से समझ लिया है। यदि आपने मेरी उन वीडियो को नहीं देखा हुआ जिसके अंदर हमने राजनीतिक दर्शन क्या होता है, राजनीतिक विचार क्या होता है, राजनीतिक चिंतन क्या होता है, तो मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप पहले वाली मेरी वीडियो उनको भी देख लें। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत का पतन। कि राजनीतिक सिद्धांत का जो पतन की बात है, ये 20वीं शताब्दी के 60 के दशक के अंदर उभर के सामने आई थी, जिसके अंदर अल्फ्रेड कोवन मुख्य नाम था, डेविड स्टीन था, दांते जेर्मिनो था, या मैक्स वेबर की जो खास करके है जो विचार है, आज की इस वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत का जो मतलब कि राज्य और व्यक्ति के बीच क्या संबंध होने चाहिए, परंतु 20वीं शताब्दी के जो या मिड टर्म के जो चिंतक हुए हैं, या जिसमें अल्फ्रेड कोवन हुए, अल्फ्रेड कोवन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपना लेख लिखा, या उनकी बुक थी, जिसको 1953 के अंदर उनकी बुक हुई पब्लिश हुई, जिसका नाम था डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। के अंदर क्या है, अल्फ्रेड कोवन ये बात कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल थ्योरी का जो डिक्लाइन हुआ, उसके पीछे तीन चार बातें हुए क्या है पूरी तरह से जिम्मेवार है। एक तो अल्फ्रेड कोवन ये कह रहा है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो कोई प्रगतिशील विज्ञान नहीं है, ये कोई प्रगतिशील विज्ञान नहीं है। ऐसे नहीं कि राजनीतिक सिद्धांत के बारे में अलग अलग सिद्धांत रहे, जो कि हमने पहले वाली वीडियो में उसको विस्तार से समझा है, परंतु ऐसा नहीं कि एक जो सिद्धांत है दूसरे सिद्धांत से टोटली पूरी तरह से क्या है अलग है, या प्रगतिशील है, या क्या उसके अंदर हमें डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है। सेकंड के अंदर अल्फ्रेड कोवन ये कह रहा है कि हमें प्लेटो और एरिस्टोटल के बाद आज तक की यदि इतिहास को हम देखें, तो आज तक के इतिहास के अंदर हमें कोई ऐसा चिंतक, ऐसा दार्शनिक पैदा नहीं हुआ जो जिसने कि प्लेटो और एरिस्टोटल के समान क्या है मूलभूत दर्शन दिया हो, जिसने ये परिभाषित किया हो कि मूल रूप से स्टेट और व्यक्ति के जो रिलेशन आपसी संबंध होने चाहिए वो किस आधार पे होने चाहिए। या जो प्लेटो और एरिस्टोटल के विचारों के अंदर हमें प्रगतिशील देखने को मिलती है, उसका क्या आज के समय के जो चिंतन है उसमें हमने उस तरह की जो प्रगतिशीलता वो देखने को नहीं मिलती है। अल्फ्रेड कोवन ये कह रहे कि इसका मतलब ये नहीं कि प्लेटो और एरिस्टोटल के बाद कोई चिंतक या दार्शनिक पैदा नहीं हुए, पैदा जरूर हुए। जैसे आपके J.S. मिलू है, कार्ल मार्क्स हुए, जिन्होंने की अपनी आधारभूत जो दर्शन हुए जरूर दिया, परंतु फिर भी जो भी इनके दर्शन के अंदर भी हमें क्या है, इनके जो दर्शन हुए भी अपने एक सीमित मात्रा के अंदर, मतलब एक पूरी तरह से एक वर्गीय तक जो इनका दर्शन है ये क्या सीमित रह गया। मतलब अल्फ्रेड कोवन ये कह रहे कि प्लेटो और एरिस्टोटल के समान कोई धुआंधार या कोई टक्करबाज जो दार्शनिक है वो पैदा आज तक नहीं हुआ है। ऐसा अल्फ्रेड कोवन का मानना है कि जो परंपरागत चिंतन क्या हमें छोटी मोटी चिंतन तो हमें जरूर देखने को मिलता है, परंतु हमें कोई ऐसा चिंतन देखने को नहीं मिलता कि जैसा प्लेटो और एरिस्टोटल के विचारों के अंदर हमें देखने को मिलता है। अल्फ्रेड कोवन ये कह रहा कि रोमन पीरियड्स के अंदर जो रोमन जो चिंतक की जो वीडियोज है वे भी हमने पहले वाली वीडियोज के अंदर डिस्कस कर लिए। फिर मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि जो हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर सभी हमने कवर कर लिया लगभग, उस सीरीज को भी आप जरूर देखें कि रोमन चिंतन के अंदर भी हमें कुछ एक नए तरह का जो दर्शन वो देखने को तो जरूर मिलता है, परंतु फिर वो कह रहा है कि प्लेटो और एरिस्टोटल के जो समान है आधारभूत जो दर्शन है वो हमें देखने को नहीं मिला है।
अल्फ्रेड कोवन ये कह रहा है कि जो राजनीति सिद्धांत के अंदर जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है उसको कैसे देखा जाए, उसके पीछे हुए कह रहे कि 18वीं शताब्दी के अंदर जो लोकतंत्र का जो एक नया विचार आया, जो कि 16वीं 17वीं और 18वीं शताब्दी होते हुए लोकतंत्र नाम का जो नया विचार या नए चिंतन विकसित हुआ। इस विचार के बाद हमें क्या है, चिंतन के अंदर क्या है, जड़ता देखने को मिलती है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर कोई ऐसा बहुत बड़ा दार्शनिक पैदा नहीं हुआ जिसने लोकतंत्र की खामियों को दुरुस्त करने का या लोकतंत्र की खामियों को क्या दूर करने की आवश्यकता को महसूस किया हुआ कि इस तरह से किया है। अल्फ्रेड कोवन ये कह रहा है कि लोकतंत्र के अंदर भी हमें ठहराव सा देखने को मिलता है। दूसरी बात अल्फ्रेड कोवन ये कह रहा कि 19वीं शताब्दी का जब जैसे 19वीं शताब्दी का प्रवेश होता है, 19वीं शताब्दी के अंदर उदारवाद का क्या है बोलबाला रहा है, जिस उदारवाद के अंदर व्यक्ति के इंडिविजुअल लिबर्टी, उसके राइट्स का क्या डोमिनेंस रहा है, ठीक है, और वो डोमिनेंस जरूर रहा है, परंतु उदारवाद भी जिस रूप के अंदर आगे विकसित होना चाहिए था, उदारवाद के अंदर भी हमें क्या ठहराव सा देखने को मिलता है। अल्फ्रेड कोवन ये कह रहा है कि 20वीं शताब्दी के अंदर कुछ एक चिंतक ऐसे जरूर हुए जिनके विचारों के अंदर हमें क्या है थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसके अंदर हुए हंस जे मोर्गेंतु को कह रहे हैं कि हंस जे मोर्गेंतु के जो चिंतन का आधार रहा या दर्शन का आधार रहा, उन्होंने राजनीति का जो अध्ययन है वो शक्ति सिद्धांत के आधार पर करने की कोशिश की। और हंस जे मोर्गेंतु को हम फादर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने जो राज्य का जो अध्ययन किया वो शक्ति के द्वारा किया कि जो राजनीति क्या व्हाट इज पॉलिटिक्स की, पॉलिटिक्स इज स्ट्रगल फॉर पावर, ये हंस जे मोर्गेंतु का कहना था। परंतु फिर भी अल्फ्रेड कोवन ये कह रहा है कि इनके विचारों के अंदर भी हमें क्या है मूलता देखने को भी कहीं नजर नहीं आ रही है। हंस जे मोर्गेंतु ने भी इस बात को परिभाषित करने की या अपने चिंतन के अंदर बताने की कोशिश नहीं की कि दरअसल के अंदर एक स्टेट और व्यक्ति के बीच जो संबंध है वो एक किस तरह का रहना चाहिए। तीसरी बात जो अल्फ्रेड कोवन ये कह रहे हैं कि राजनीतिक चिंतकों को ये जो बात है सोचने पर मजबूर कर दिया, इस बात को क्या सोचने पर मजबूर कर दिया है। अल्फ्रेड कोवन ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, जो अपने आप एक बहुत ही अच्छा उनका लेख है। यदि आपको भी मौका मिले तो अल्फ्रेड कोवन का वह लेख आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए, जिसके अंदर जो अल्फ्रेड कोवन ये कह रहा है कि आज के चिंतन के अंदर हमें कोई खास बड़ी बातें देखने को नहीं मिल रही है। फर्स्ट के अंदर अल्फ्रेड कोवन ये कह रहा है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर जो एक ट्रेडिशनल जो थिंकिंग जो प्राचीन यूनान के अंदर हमें देखने को मिलती है वो आज के समय में नहीं है। प्राचीन यूनान के अंदर जो प्लेटो और एरिस्टोटल के जो दर्शन के अंदर हमें आधारभूत या मूलता हमने देखने को मिलती है, उसके पीछे दो तीन कारण हुए। कहते हैं कि प्लेटो और एरिस्टोटल ने जो अपना चिंतन शुरू किया था, उनका जो चिंतन है वहाँ की परिस्थितियों से क्या भली भांति क्या प्रभावित रहा, क्योंकि प्राचीन यूनान के अंदर क्या है छोटे छोटे नगर राज्य जिसको पोलिस कहते थे या सिटी स्टेट्स, यूनानी भाषा का ये जो शब्द है सिटी स्टेट्स उन्हें कहा था, नगर राज्य कहते थे, वह आपसी संघर्ष के अंदर उलझे हुए थे, आपसी लड़ाई झगड़े आपसी वाद विवाद के अंदर ही उलझे थे। प्लेटो और एरिस्टोटल ये चाहते थे कि कैसे इन लड़ाई झगड़े को रोका जा सकता है और कैसे इनको खात्मा किया जा सकता है और व्यक्ति और राज्य के बीच जो संबंध है मधुर बने रहे। एक जो राज्य हो अच्छा राज्य हो, न्यायप्रिय राज्य हो, लंबे समय तक टिके रहने वाला राज्य हो। कहीं ऐसा नहीं हो कि राज्य का ही भरोसा नहीं कि राज्य कब एक राज्य दूसरे राज्य को अपने अधीन कर दें और वे राज्य ही नक्शे से क्या हो जाए खत्म हो जाएंगे। इसलिए अल्फ्रेड कोवन ये कह रहा है कि वास्तव के अंदर जो 20वीं शताब्दी के जो चिंतक हुए हैं वे जो चिंतक है अपने सामाजिक जो उनका स्तर है उससे कटे हुए और उनका जो बौद्धिक स्तर है बौद्धिक स्तर भी समाज से कटा हुआ है, इस कारण वो अपना आधारभूत जो चिंतन है वह नहीं दे पा रहे। अल्फ्रेड कोवन ये कह रहा कि हमारे सामने ही 20वीं शताब्दी के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, परंतु इस दौरान भी क्या कोई बहुत बड़ा जो दार्शनिक है वह ऐसा पैदा नहीं हुआ जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोक सके या उसके बाद जो राज्य और व्यक्ति के जो संबंध उसको पुनः परिभाषित कर सके। अल्फ्रेड कोवन फिर ये कह रहा कि हमें इस बात को लेके घबराना भी नहीं है कि दार्शनिक को क्या है हमने कोई किसी दार्शनिक को पैदा करना है। अल्फ्रेड कोवन ये कह रहा है कि जो दर्शन है या जो दार्शनिक है वो है कि अपने समय की परिस्थिति के अनुसार क्या है
पैदा होते हैं, ऐसा अल्फ्रेड कोवन का मानना है। तो ये डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर क्या है, अल्फ्रेड कोवन ये कह रहा है कि प्लेटो और एरिस्टोटल के बाद कोई कोई मूलभूत रूप से कोई जो दर्शन है वो पैदा नहीं हुआ। फिर उसके अंदर हुआ जैसे कार्ल मार्क्स का विचार है, जे एस मिल का विचार, जे एस मिल ने ऑन लिबर्टी नाम की एक बुक लिखी थी, जिस ऑन लिबर्टी की बुक के अंदर क्या है, जो जे एस मिल ने हैं व्यक्ति और राज्य के बीच जो संबंध, वो मधुर संबंध स्थापित करने की कोशिश की, कि जिसमें उसने इंडिविजुअल लिबर्टी को भी महत्व दिया और राज्य का जो हस्तक्षेप है व्यक्तियों के लाइफ के अंदर या पॉजिटिव रूप से रहना चाहिए, इस बात की भी क्या जे एस मिल के द्वारा वकालत की गई। ठीक है। डेविड जो अल्फ्रेड कोवन के बाद जो पॉलिटिकल डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर जिन दूसरे महत्वपूर्ण विद्वान हैं या स्कॉलर्स हैं, उनका नाम है डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन क्या लंबे समय तक अध्यापन के क्षेत्र के अंदर रहे और पॉलिटिकल सिस्टम नाम की उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अप्रोच है, जो कभी हम फिर से दूसरी वीडियो के अंदर सेपरेट उसको डेविड ईस्टन की पॉलिटिकल सिस्टम वाली जो अप्रोच है उसको डिस्कस कर लेंगे। डेविड ईस्टन ये कह रहा कि जो आज के समय का जो चिंतन है, जो दार्शनिक है, इनकी दार्शनिकता के अंदर या उनके चिंतन के अंदर हमें ऐतिहासिक जो स्तर है वो अधिक देखने को मिलता है, कि आज के समय के जितने भी दार्शनिक हैं वो जो भी अपना दर्शन देते हैं, जो भी अपना वो चिंतन देते हैं, वे ऐतिहासिक पहलू से अपना चिंतन देते हैं, जिस कारण क्या हुआ, तथ्य और मूल्यों को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं और इनका जो चिंतन है वो ऐतिहासिकता पर आधारित है, जिस कारण जो उनके चिंतन के अंदर हमें कहीं भी मूल बात देखने को नहीं मिलती है। तीसरे जो दांते जर्मिनो भी यही कह रहे कि जो पॉलिटिकल थ्योरी का जो डिक्लाइन हो रहा है उसके पीछे जो मुख्य कारण है कि आज के समय के अंदर हम क्या है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को भी क्या है, हम पॉलिटिकल थ्योरी के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसपे वो एग्जांपल ले रहे हैं जैसे मार्क्सवाद के साथ, कि साम्यवाद क्या है, जो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, उसको आज हम क्या है वो पॉलिटिकल थ्योरी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को क्या पॉलिटिकल थ्योरी के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे तो संभावना ये है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी के जो पॉलिटिकल फिलोसफी के अंदर जो आधारभूत जो दर्शन आना चाहिए था वो दर्शन नहीं आ पा रहा है, ये भी राजनीतिक दर्शन का एक मूल कारण रहा है। चौथे जो महत्वपूर्ण जो विद्वान स्कॉलर्स रहे जिनका डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज के पे काम रहा है, उनका नाम है मैक्स वेबर। हालांकि मैक्स वेबर के नौकरशाही का जो कॉन्सेप्ट है अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसको भी हम सेपरेट रूप से कभी किसी दूसरे वीडियो के अंदर समझ लेंगे। मैक्स वेबर भी ये कह रहा है कि जो आज के समय के अंदर जो वैज्ञानिकता है, जो साइंटिफिक मेथड्स हमारे पास है, जिसके अंदर ये होना चाहिए था कि तथ्य और मूल्यों को क्या है एक उसके अंदर अलगाव होना चाहिए था, परंतु आज के जो दार्शनिक है या प्लेटो और एरिस्टोटल के बाद जो दार्शनिक है उनके चिंतन के अंदर हमें क्या है या दर्शन के अंदर क्या तथ्य और मूल्य एक साथ देखने को मिलते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ क्या ये कह रहे हैं कि जो डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के आज के समय में अंदर जैसे जेस मिल ने उसे कुछ रिवाइव करने की कोशिश की, या फिर कार्ल मार्क्स ने एक नए तरह का दर्शन दिया, या जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जो कॉन्टेक्चुअलिस्ट या सामाजिक समझौतेवादी के जो विचारक थे जैसे रूसो था जिसने जनरल विल का कॉन्सेप्ट दिया, या बेंथम था जिसने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का जो अवधारणा दी, ये क्या है मूल चिंतन जरूर रहा है, परंतु 20वीं शताब्दी के अंदर जो भी चिंतन रहा है उसके अंदर हमें ऐसा देखने को मिलता है कि इसके अंदर क्या है ठहराव सा देखने को हमें नजर आता है। इस तरह हालांकि जैसे लास्की थे जो एक हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर भी थे, उनकी जो महत्वपूर्ण बुक है वो है आ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। आपको कभी मौका लगे तो आपको भी उस बुक को जरूर पढ़ लेना चाहिए। इस तरह जो ये 3-4 जो स्कॉलर्स रहे आज की इस वीडियो के अंदर हमने उनके विचारों को जानने की कोशिश की, ये पॉलिटिकल डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में क्या कह रहे हैं। इसलिए अब मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि कभी आपके परीक्षा के अंदर सिविल सर्विसेज के अंदर या नेट सेट के अंदर तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी से कौन कौन से स्कॉलर्स संबंधित है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब इस वीडियो देख लेने के बाद आपकी जो समझ है डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में वो क्या दुरुस्त हो चुकी होंगी। थैंक यू।